हेलो 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 हेलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही क्या? रक्षक का ही को डरना। अरे यार ये ब्लर क्यों हो रहा? चलो स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून। खाना हो गया? किसका नहीं हुआ? क्यों रे? फिर कुछ पार्सल लेके आता। कैसे पेट भर के खाया है या थोड़ा बहुत जगह बाकी है पेट में? जगह बाकी है? कितना खा लिया सर्वेश में? तो अच्छा है ना, फिर अभी नींद नहीं आएंगी। आ रही है? चश्मा गायब हो गया? चश्मा गायब कैसे हो सकता है? अरे नीचे रखना है तो लेके काय को आने का? अरे पहनना ही नहीं है तो फिर। चलो, कल मैंने होमवर्क दिया था बॉस तुमको। किया क्या? कितने लोगों ने नहीं किया? सबने किया? एक ही किया? ऐसे कितने होमवर्क दिए थे? 3 क्वेश्चन थे। 2 किए? अरे तो कितना चिल्लर सा था क्वेश्चन, वो क्या तो बनाने का था उसमें।
तुम उसको 2 क्वेश्चन पकड़ रहे हो। अरे यार ये ब्लर क्यों हो रहा है? होमवर्क डन, सोम बोल रहा है होमवर्क हो गया उसका। ओके, किसको डाउट है कल के क्वेश्चन में, कल के होमवर्क के क्वेश्चन में किसी को डाउट है? किया क्या होमवर्क किया? पक्का? तुमने? तुमने एक किया, काय को एक किया, उतना भी काय को करने का? होमवर्क किया? क्यों? एक क्या है लॉजिक, मेरे को समझ में नहीं आता। एक क्या बाकी क्या, फिर नींद आ गई, सो गए? कितने किए? तुम कुछ हाँ। नहीं किया? सर्वेश, होमवर्क नहीं किया? हाई की एग्जाम की? लॉ की एग्जाम मतलब मेरे को समझा नहीं। सतीश सर का टेस्ट था क्या? टेस्ट बोलो ना, एग्जाम क्या बोल रहे हो, टेस्ट था। तो ऐसे कितनी देर का टेस्ट रहता वो? हाँ, फिर यहाँ से कितने बजे फ्री हुए, 4 बजे? क्यों? आने वाले थे? तो 4 से 5:30 तो बैठ के थे ना, लेक्चर थोड़ी ना हुआ कौन सा। ऋषिकेश का भी हो गया होमवर्क, ओके। तुम लोग रे, पूरा तुम्हारा झुंड। एक ही हुआ। तेरा रे प्रतीक? नहीं हुआ। अर्पित, वैभव, तू रे? नहीं किया? इधर मजदूरी को जाते क्या अपन? हाँ, आफ्टर क्लास। सर टाइमिंग कब से चेंज हो रही है कोचिंग की? क्या? नहीं समझा, क्या बोले? अच्छा, तो फिर एक्स्ट्रा नहीं होगा अपना, ऐसा? संकेत सर बोल रहे थे, मुझे भी नहीं पता भाई, वो क्या है। अपना लेक्चर का टाइमिंग वो रहेगा जो है, उसमें कुछ मैं चेंज नहीं करने वाला। और शाम को भी होगा 4:15 to 5:15। अभी सतीश सर का और विपुल सर का अगर कुछ उसमें रहेगा चेंज करने का तो वो कर लेंगे, ठीक है। चलो, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, ये टॉपिक अपने को आज देखने का है।
इसके बाद वाला टॉपिक कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, ये भी अपने को देखने का है। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स वैसे तो एक्सपेक्टेड कम है बहुत ज्यादा, उसमें 2 ही क्वेश्चन, उसमें से एक ही करेंगे क्योंकि शेयर्स के रिलेटेड के कुछ एडजस्टमेंट रहते हैं उसमें, और वो टॉपिक अपने को ग्रुप 2 में है, आया ना। हाँ, तो 2 क्वेश्चन है, 2 में से वहां पे एक ही किया जाएगा। इसके कुछ 4 या 5 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे कर लेंगे अपन अमलगमेशन के। सबसे पहले तो 4 ये चीजें हैं जहां पे अपन बोलते हैं कि अमलगमेशन हो रहा है। जैसे 2 सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, एक मिस्टर ए का, एक मिस्टर बी का, ठीक है। ये दोनों बिजनेसेस आपस में डिसाइड करते हैं कि ए और बी अपन दोनों मिलके पार्टनरशिप चालू करेंगे। मिस्टर ए अपना बिजनेस पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर कर देगा और मिस्टर बी भी अपना बिजनेस पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर कर देगा। आधी बात समझ में, इसको बोला गया अमलगमेशन। ओके, उसके बाद एक पार्टनरशिप फर्म है, दूसरा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। तो पार्टनरशिप फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, हाँ या ना। हाँ, तो अगर मान लो ए और बी का पार्टनरशिप है और सी का सोल प्रोप्राइटरशिप है, ए और बी का पार्टनरशिप जो है वो सी के बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है, मतलब सी को भी अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेता है और उसका पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेता है। तो अभी पार्टनर क्या हो गए, ए बी सी, बराबर। उसके बाद 2 अलग अलग पार्टनरशिप फर्म्स है, एक में पार्टनर ए और बी है, दूसरे में पार्टनर सी और डी। ये दोनों पार्टनरशिप फर्म्स, मतलब ये चारों पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम चारों मिलके बिजनेस चालू, और ए और बी ने अपना बिजनेस नवे पार्टनरशिप फर्म को दे दिया और सी और डी ने भी अपना बिजनेस नवे पार्टनरशिप फर्म को दे दिया। बात समझ में आ रही है क्या? और लास्ट में है एक पार्टनरशिप फर्म है ए और बी, दूसरा पार्टनरशिप फर्म है सी और डी। ए और बी की पार्टनरशिप फर्म सी और डी के पार्टनरशिप फर्म को एक्वायर कर लेती है। समझा? मतलब पार्टनर्स वापस एबीसीडीज बने, लेकिन यहां पे नया फर्म फॉर्म नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है, देखना मैं क्या बोल रहा हूं। अभी मैंने पहले बोला, हेडिंग देते अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। पहला इंस्टेंस क्या था, मिस्टर ए का अपना एक बिजनेस था सोल प्रोप्राइटरशिप का, मिस्टर बी का अपना एक बिजनेस था सोल प्रोप्राइटरशिप, बराबर। ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि अपन ए बी एंड कंपनी के नाम से एक फर्म चालू करते हैं। मिस्टर ए ने अपना बिजनेस ए बी एंड कंपनी को दे दिया, और मतलब मिस्टर ए अपना बिजनेस बंद करेगा, मिस्टर बी भी अपना बिजनेस बंद करेगा, और दोनों मिलके ए बी एंड कंपनी के नाम से अभी बिजनेस चालू करेंगे। ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म। ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म, आया ना। दूसरा मैंने क्या बोला, एक ए बी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है। ए बी एंड कंपनी क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म है, और मिस्टर सी का एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस। ए बी एंड कंपनी क्या कर रही है, मिस्टर सी के बिजनेस को एब्जॉर्ब कर रही है। क्या कर रही है, एब्जॉर्ब। मतलब मिस्टर सी अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस बंद करके किसको ट्रांसफर कर रहा है, ए बी एंड कंपनी को, आया ना। और ये जो सी है, ये इनके बीच का एक नया पार्टनर बन जाएगा। मतलब मान लो कि फर्म का नाम ए बी एंड कंपनी रहेगा, या अपन बोल देते कि न्यू फर्म बनेगा। क्या बनेगा, न्यू फर्म। इसमें पार्टनर कौन होंगे, ए बी एंड, बराबर। तीसरे केस में मैंने बोला कि एक ए बी एंड कंपनी है, ये भी एक पार्टनरशिप फर्म है, इसमें पार्टनर्स ए एंड बी,
ओके। एक सीडी एंड कंपनी है, ये भी एक पार्टनरशिप फर्म है और इनके पार्टनर्स सी एंड डी। अभी जैसे ऊपर वाले केस में एबी एंड कंपनी ने मिस्टर सी के बिजनेस को एब्जॉर्ब किया था, वैसे इस केस में एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। गायब भी हो गई है। ए बी एंड कंपनी सी डी एंड कंपनी के बिजनेस को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। अपन बोल सकते एक्वायर कर रही है, आया ना। तो यहां पे सी डी एंड कंपनी अपना बिजनेस किसको ट्रांसफर कर रहा है, ए बी एंड कंपनी को। और एक नया फर्म बन रहा है, एक न्यू फर्म बन रहा है, जिसमें पार्टनर्स कौन होंगे, ए बी सी एंड। अच्छा, हो सकता है कि इस एब्जॉर्प्शन में एक आधा पार्टनर बोलने की बॉस मेरे को पार्टनर नहीं बनता, देयर आर चांसेस, आया ना। और एक फोर्थ एग्जांपल, ए बी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म, सी डी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म। ये दोनों क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, ये दोनों पार्टनरशिप फर्म है। ये दोनों फर्म, इसके पार्टनर कौन है, ए एंड बी, इसके पार्टनर कौन है, सी एंड डी। लेना पड़ेगा, अपने फूक में जादू रहता, सब ठीक हो जाता है। हो गया। हाँ, तो अपने मतलब इंडियंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हर एक चीज फूक मार के ठीक हो जाती है। मैंने एक वीडियो देखा था, बीच में रील देखा था, एक बहुत मतलब बहुत पब्लिक रहता है, एक सभा रहती है, ऐसा समझ लो, एक महाराज कुछ तो सभा ले रहे रहते हैं, और उनमें से ना वो लोग आते हैं, एक एक करके आगे खड़े रहते हैं, उनका उनके आदमी रहते हैं वहां पे, और उनके हाथ में माइक दिया जाता है, और वो बोलते हैं कि क्या तकलीफ है बॉडी में, उनको क्या तकलीफ हो रही है। तो किसी के पे आंख में दर्द रहता है, किसी के सर में दर्द रहता है, किसी के चेस्ट में पेन रहता है, इस तरीके से लोग अलग अलग रहते। तो अगर मान लो कि मेरे चेस्ट में पेन है, तो मैं बोल रहा हूँ उनको माइक पे, वो सामने स्टेज पे बैठे हुए, मैं बोल रहा कि ऐसा ऐसा मेरे चेस्ट में पेन है, मेरे को बहुत हेवी हेवी फील होता है या ऐसा कुछ भी। तो बोलता अच्छा ठीक। फिर वो ऐसे कुछ तो अपना माइक, उनका ऐसा माइक रहता है, वो ऐसे करते हैं, कुछ तो ऐसे, है ना, और फिर फूक देते हैं ऐसे। बोलता अभी कहाँ पेन है, बोलता नहीं, अच्छा लग रहा है मेरे को, सब अच्छा लग रहा है अभी, ऐसा कुछ तो था। रील था, नहीं मालूम मेरे को, कल परसों देखा था मैं, कौन नहीं अभी, रामदेव, रामदेव नहीं रे, रामदेव ऐसे बाबा नहीं है भाई, वो बिजनेसमैन है। सुनना, एबी एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स है ए एंड बी, सी डी एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स है सी एंड डी। ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि अपन न्यू फर्म बनाएंगे, जिसमें पार्टनर्स होंगे ए बी सी एंड। चारों अलग अलग केसेस है, क्या तुमको समझ में आए। हाँ। फर्स्ट केस में सोल प्रोप्राइटरशिप अपना बिजनेस क्लोज कर रहा, मिस्टर ए। मिस्टर बी भी अपना बिजनेस क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। और ए और बी मिलके एक नया फर्म चालू कर रहे, ए बी एंड कंपनी के नाम से। क्लोज करके क्या कर रहा है वो, उसके जो भी एसेट्स होंगे वो न्यू फर्म को ट्रांसफर होंगे, इंक्लूडिंग लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी भी किसको ट्रांसफर होगी, न्यू फर्म को ट्रांसफर होगी, बराबर। सिमिलरली मिस्टर बी का भी एसेट्स और लाइबिलिटी सारे किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, न्यू फर्म को, और वो अपना बिजनेस क्लोज करेगा, ठीक है।
सेकेंड एग्जाम्पल में एबी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म थी, मिस्टर सी का एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था, एबी एंड कंपनी ने मिस्टर सी के बिजनेस को एब्जॉर्ब किया। यहां पे सिर्फ मिस्टर सी अपना बिजनेस क्लोज कर रहा है, एबी एंड कंपनी ने अपना बिजनेस क्लोज नहीं किया। एबी एंड कंपनी का बिजनेस चालू है, मिस्टर सी अपना बिजनेस क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। उसके सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, एबी एंड कंपनी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। थर्ड केस में एबी एंड कंपनी सीडी एंड कंपनी के बिजनेस को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहां पे ये पार्टनरशिप फर्म सीडी एंड कंपनी क्लोज हो रही है, एबी एंड कंपनी क्लोज नहीं हो रही। एबी एंड कंपनी का बिजनेस है, मतलब सीडी एंड कंपनी का जो बिजनेस का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगे वो ट्रांसफर होंगे किसको, एबी एंड कंपनी को। और फोर्थ केस में दोनों पार्टनरशिप फर्म से दोनों मिलके ये डिसाइड करते हैं कि नया पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करेंगे जिसमें अपन चारों पार्टनर होंगे। इसका मतलब यहां पे दोनों पार्टनरशिप फर्म्स क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। बेसिकली ये कंसेप्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलेंगे पूरे इस अमालगमेशन के चैप्टर में। ठीक है, अभी हमको करना क्या है, जो बिजनेस क्लोज हो रहा है उसके बिजनेस में क्लोज करने के लिए अकाउंटिंग करनी है, और उसके जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज न्यू फर्म में गए हैं तो न्यू फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन कर रहे हैं। आज समझ में आ रही है क्या? हाँ, तो न्यू फर्म में अपने को क्लोज करने के लिए अपने को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्लोज करने को अपने को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर पार्टनर्स है तो, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो उसका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और न्यू फर्म अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये हो गया किसके बुक्स में, उनके बुक्स में जिसका बिजनेस क्या होने वाला है, क्लोज होने वाला है। और जो न्यू फर्म है, मतलब जो एब्जॉर्ब कर रहा है या जो अमालगमेट जो न्यू फर्म है, उनके बुक्स में अपने को बैलेंस शीट बनानी है और ओपनिंग एंट्रीज पास करनी है। हो सकता है तुमको एंट्रीज की क्वेश्चन है, हो सकता है बुक्स को क्लोज करने के लिए भी वो तुमको अकाउंट्स नहीं मांगे, तुमको एंट्रीज मांगे। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो फिर न्यू फर्म के इसमें अपने को अगर बैलेंस शीट बनाने को बोला तो वहां पे फिर हर एक पार्टनर का जो भी कैपिटल रहेगा वो कैपिटल, समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस के एसेट है, उसमें जिसको भी एब्जॉर्ब किया उसके एसेट आ जाएंगे, तो वो एसेट में अगर कॉमन एसेट है तो अमाउंट प्लस कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट एसेट है तो एक लिस्ट बन जाएंगी पूरी। सिमिलरली दोनों का मर्ज करके अपने को लाइबिलिटीज बना देने का, आया ना? है बहुत सिंपल, लेकिन क्या बोलते हैं उसमें जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन आने की वजह से या बहुत ज्यादा मतलब टेक्निकलिटी की वजह से ये चैप्टर क्या लगता है अपने को, डिफिकल्ट लगता। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये चारों केसेस में ना तुम अगर देखोगे तो अकाउंटिंग एक ही तरीके की होती है, थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस रहता है उसमें, लेकिन जो उसका लॉजिक है, जो उसका बेस है, जो उसका कंसेप्ट है, ये चारों टाइप के क्वेश्चन में अपने को सेम देखने को मिलेगा। आ रही बात समझ में, आया ना? तो अलग से मैं तुमको इसके हर एक इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, जर्नल एंट्रीज क्या होगी, वो मैं नहीं समझाऊंगा। मैं एक ही पहला जो क्वेश्चन है वही अपन पिक करेंगे, उसमें देखेंगे कि अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, और वही लॉजिक हर एक क्वेश्चन में लगाते चलेंगे। समझ में आ रही बात? सिर्फ इसमें एक कैलकुलेशन करना अपने लिए बहुत जरूरी है, और वो है परचेज कंसिडरेशन। क्या बोला मैंने? इसका वर्किंग नोट बनेगा, इसका क्या बनेगा, वर्किंग नोट बनेगा। और ये बहुत सिंपल है। हमने बोला कि हमारे बुक्स के अकाउंट्स क्लोज करने हैं अगर हम हमारा बिजनेस बंद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो एसेट्स है, ये जो लायबिलिटीज है, ये न्यू फॉर्म में जाने वाला है। अभी न्यू फॉर्म में जब जाएगा ना तो बुक वैल्यू पे जाए जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में तुमको अग्रीड वैल्यू दिया जाएगा कि न्यू फॉर्म में फिक्स एसेट्स इतने रुपए का है, इतने रुपए का जाएगा। समझ में आ रही है बात? स्टॉक इतने का है, इतने वो पूरा का पूरा स्टॉक ले रहे, लेकिन है वो प्राइस पे नहीं, वो प्राइस चेंज हो रही है वहां पे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, आया ना? तो अगर ऐसा है, इस केस में हमको क्या करना होगा, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना होगा। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, एसेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। जो बचेगा वो हमारा क्या है, परचेज कंसिडरेशन। जो बचेगा ये हमारा क्या है, परचेज कंसिडरेशन। इस परचेज कंसिडरेशन की एंट्री इन द बुक्स ऑफ वो वाला बिजनेस जो क्लोज हो रहा है, वो एंट्री क्या करेगा पता है क्या, न्यू फर्म अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट। सिर्फ इतना लिख लो, बाकी के एंट्रीज में तुमको क्वेश्चन में समझाऊंगा कि कैसे करना। ठीक है, ये परचेज कंसेप्ट, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स हेडिंग दिया, उसमें पहला हेडिंग दे दो, या ये लिख लिया तुमने, ठीक करो ना, लिखो ना मेरे साथ साथ, क्यों नहीं लिखा। अच्छा एक काम करो, ये हर एक हेडिंग है, पता है क्या, when two or more sole proprietors form new partnership firm, when one existing partnership firm absorbs a sole proprietorship, when one existing partnership firm absorbs another partnership firm, or when two or more partnership firms form new partnership firm। तो हर एक हेडिंग, पहली हेडिंग देके ये वाला ड्रॉ कर लो, एक दो लाइन छोड़ना, और ये सारे डायग्राम्स बनाओ, हर एक डायग्राम के ऊपर दो दो लाइन छोड़ना, ठीक है, और फिर वो हेडिंग देते चलना। एसी ठंडा बिल्कुल नहीं कर रहा ना क्लास। हम्म, बोल दिया कल आ रहा है एसी वाला। हम्म, स्क्रॉल करूं। फर्स्ट वाला तो कंप्लीट हो गया रहेगा। दो दो लाइन छोड़ना, उसके बाद हेडिंग लिखना है तुमको वो वाली। हो गया सेकंड। क्या कर रहे, इतना टाइम भाई को लग रहा है तुमको सुन। दीप क्यों रे बाबा, मतलब कहना क्या चाहते हो। रुकना भाई। दीप तेरे बोल। हो गया थर्ड। ऐसे पूछ रहा था सब फैकल्टी की।
नहीं दीप, नहीं। अच्छा नहीं लग रहा क्या तेरे को? कुछ रखते हो हाफिज जी? और दीप का और मेरा मेरा चल रहा है। दीप मेरे को पूछ रहा है तुम्हारी शादी हुई है क्या? मैंने उसको पूछा क्यों, तो बोलता आप खुश लगते हो बाकियों से ज्यादा, इसलिए पूछा। उनमें कुछ भी क्या नहीं बोला ना मैं उसको, उसमें क्या है? क्यों नहीं? क्या बोला? हाँ हाँ, वो तो परचेज कंसिडरेशन के बारे में लिखो। यहाँ पे ना सिर्फ दो वर्ड ऐड करना, एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर। सर्कस का अकाउंटिंग कर रहे, हाथी मर गया। तो हाथी अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए ना। लॉस पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे उसको। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू हाथी अकाउंट। लॉस अकाउंट डेबिट टू हाथी और लॉस को पीएनएल में ट्रांसफर कर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन हाथी अकाउंट। हाँ, गलत है। फिर क्या एंट्री? हाथी को इसकी क्या एंट्री होंगी? हाँ, ये आते इंस्टाग्राम पे आते हैं। किनको? कुछ भी। ये तो कितनी बार समझा चुका हूँ तुमको। क्या क्या लॉजिक समझे, पहले वो लॉजिक वो। अरे मैं तो मेरी चीजें कितने बार बता चुका हूँ ना, वो मैं बताता जो ऑफिस क्या लॉजिक बताया। क्या लॉजिक? हाँ,
हाँ हाँ ठीक है। अरे वो पूछ रही है कुछ तो पूछने दो। हाँ हाँ, मतलब उसको अपन रेवेन्यू नेचर का क्यों ये मानते हैं? उसका लॉस और वो कैपिटल होना चाहिए माना, लेकिन अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो, अगर कैपिटल प्रॉफिट है तो तुम उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे, क्योंकि एसेट अकाउंट तो क्लोज करना है। कैपिटल में इम्पैक्ट क्या हुआ मेरे को बोल। तूने पीएनएल में ट्रांसफर किया, पीएनएल से नेट प्रॉफिट तेरा बढ़ा, उतने से वो प्रॉफिट से वो कहाँ लैंड हुआ जाके? फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा? हाँ, डायरेक्ट इसलिए नहीं किए क्योंकि वो जो प्रॉफिट है अकाउंट्स बोलता है कि उसको तुमको तुम्हारे उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाना पड़ेगा, जिस साल में तुमको वो प्रॉफिट या लॉस हुआ है एसेट के बेचने, या कोई भी एसेट बोल लो, इन्वेस्टमेंट बोल लो, उसको बेचने के बाद अगर मान लो तुमको कुछ लॉस हुआ है। मुझे एक बात बता, अगर मान ले मैं एसेट परचेस करता, मैंने उसको कैपिटलाइज किया, अभी एवरी ईयर में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करता, और वो डेप्रिसिएशन कहा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता ना, बराबर ना, हाँ या ना? हाँ। अभी मैंने एसेट बेच दिया, बेच दिया, मेरे को उसमें फायदा हुआ या तो नुकसान हुआ, वो भी हमारा किधर जाना चाहिए? हमारे पास दूसरी जगह क्या है, मेरे को वो एसेट अकाउंट क्लोज करना, वेयर विल वी ट्रांसफर दैट प्रॉफिट और लॉस? तुम बोलोगे सर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, मैं बोल रहा हूं मैं कैपिटल में ट्रांसफर करता, लेकिन मैं उसको पहले मेरे उस साल के पीएनएल में लेके जाता, क्योंकि मेरे को उस साल का मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। तो उस साल का अगर मेरे को मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट करने का है, भले ही वो कैपिटल रहने दे, नेचर उसका कैपिटल रहने दे, लेकिन वो उस साल का प्रॉफिट है ना मेरा, वो उस साल का प्रॉफिट है ना मेरा। अगर मान ले लॉस होगा, मुझे उस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, अगर मैं वो लॉस पीएनएल में डेबिट नहीं करूंगा तो मेरा उस साल का लॉस इफेक्ट करेगा, ज्यादा दिख जाएगा मेरे को। मतलब मैं बिजनेस कर रहा, मैं मान लो मेरा फुटवेयर का बिजनेस है, मेरे को उसमें 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसी साल मैंने मेरे बिजनेस में कुछ पुराने एसेट्स थे, फर्नीचर था मान लो, वो बेच दिया, उस पर मेरे को 50,000 का, मान ले 50,000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। तो मुझे बता, नेट इफेक्ट मैंने उस साल में कितना प्रॉफिट कमाया? फुटवेयर के बिजनेस से 10 लाख का प्रॉफिट है, और फुटवेयर के बिजनेस में जो मैं एसेट यूज कर रहा था उसको बेच के 50,000 का लॉस हुआ। तो मेरे को मोटा मोटी बोलना, मेरा उस साल का, मैं मेरा उस साल का प्रॉफिट कितना बोलूंगा? 9,50,000 क्यों? मतलब तुमने बोलते वक्त ही उसको पीएनएल के साथ सेट ऑफ कर दिया ना। ये कैसे होगा जब मैं वो लॉस पीएनएल में ट्रांसफर ही नहीं करूंगा, तो कैसे मैं बोलूंगा मेरा 9,50,000 का प्रॉफिट है? समझा मैं क्या बोला? और अल्टीमेटली वो जाके लैंड किधर हो रहा है? कैपिटल में। अभी दूसरी चीज, इनकम टैक्स में जब अपन बात करते, सुनना मेरी बात, इनकम टैक्स में जब अपन बात करते तो मेरा जो फुटवेयर का बिजनेस है उसका जो प्रॉफिट है ये जाता पीजीबीपी में, ये जाता पीजीबीपी में। और मान ले मैंने मेरा कोई एसेट बेचा, मान ले मैंने मेरा कोई एसेट बेचा, लॉन्ग टर्म एसेट बेचा मैंने मेरा कोई, हाँ या ना? उसका जो मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जो भी होगा वो जाता मेरा कैपिटल गेन। तो वहां पे हेड्स अलग अलग है। मैं लैंड बेचा, लैंड बेच के मेरे को प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट जाएगा किधर? कैपिटल गेन में, हाँ या ना? हाँ। तो अभी कैपिटल गेन का टैक्स से उसका जो टैक्स लगता वो अलग है, पीजीबीपी में जो टैक्स लगता वो अलग है। तो इसीलिए वहां पे लॉजिक डिफरेंट है। अच्छा, अपने को ना अकाउंटिंग जो करनी होती है बेसिकली, अपन जो अभी ये अकाउंट सीख रहे, अभी अपन डेप्रिसिएशन, मैंने ये बहुत बार बोला हुआ है, डेप्रिसिएशन जो अपन चार्ज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में अपने को जिस मेथड कितना रेट बोला उतने रेट के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं अपन। फिर 10% बोल, 15% बोल, 20% बोल, 12.5% बोल, कुछ भी बोल, है या ना? क्वेश्चन बोल रहा हूँ उस हिसाब से कर रहे हैं। एक्चुअल लाइफ में ये मैं तुमको कई बार बता चुका हूं कि हम डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट चार्ज करते हैं। हमको अकाउंट्स और इनकम टैक्स को साथ में लेके चलना होता है। मैं वहां पे डेप्रिसिएशन मेरे मन से कोई भी रेट से नहीं चार्ज करता, मैं वहां पे डेप्रिसिएशन का मेथड मेरे मन का यूज नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है क्या? इनकम टैक्स एक्ट में बोला है भाई डब्ल्यूडीबी मेथड फॉलो करना है, डब्ल्यूडीबी मेथड फॉलो करना है। तुमको पीजीबीपी में सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन की बात किया रहेगा,
उसमें तुमको रेट्स दिए डेप्रिसिएशन के, उसी रेट से कैलकुलेट करते डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग में भी जब अपन एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में, जब तुम अगर मान लो प्रैक्टिस में जाओगे सीएमए बनने के बाद, तो तुम्हारे जो क्लाइंट्स होंगे, तुम उनका जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करोगे ना, तो तुमको डेप्रिसिएशन जो है वो इनकम टैक्स के हिसाब से चार्ज करना आया ना। हाँ, तो अभी इसका मतलब ये है कि अपन इनकम टैक्स में जो पढ़ रहे, इसका मतलब ये है कि फिर अकाउंट्स नहीं पढ़े, अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा। अकाउंट्स पढ़ना है तो अकाउंट्स के हिसाब से पढ़ना है, इनकम टैक्स पढ़ना है तो इनकम टैक्स के हिसाब से पढ़ना है। और फिर जब प्रैक्टिस में जाएंगे, एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, तो दोनों साथ में लेके चलना है। आया ना। तो विपुल सर के अकाउंट्स को गालियां दे रहे थे फिर। हाँ, एक्चुअल ये तो मैं खुद बोला हूं तुमको, यहाँ पे अपन को WDV, SLM और फलाना ढिमकाना जितने भी मेथड जो उसमें डेप्रिसिएशन के मेथड्स मालूम है कि तुमको? अपने को सिलेबस में नहीं है, सीए के सिलेबस में वो 7-8 मेथड है डेप्रिसिएशन के, लेकिन एक्चुअल लाइफ में फॉलो क्या हो रहा है? WDV मेथड। किसी किसी जगह पे SLM फॉलो हो रहा है PSUs में। एनी, आप विपुल सर के साथ डिबेट करो ना कल, कुछ भी, इसमें डिबेट क्या करने गए? एंट्री लिखा, न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाथी को 2 बच्चे। वो ना प्रकट हुए, प्रकट। रात को पेड़ के नीचे हाथी को रखा, अगले दिन 2 हाथी प्रकट हो गए। और कैसे हुए तो बच्चे, लॉजिक भी बताओ। तो तू क्लियर बोल रहे, तेरे बातों का अलग मतलब निकलता। लाइफ स्टॉक इंक्रीज हुआ तो लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट। सर्कस अकाउंट नहीं हो। रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। अभी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट हुआ है, आया ना। और ये, इसमें अपना कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है ये इंक्रीज होने में। तो तो फिर कुछ तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना, क्रेडिट इफेक्ट देना पड़ेगा, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। हाथी के 2 बच्चे की एंट्री बताओ, वही तो बताइए अभी। लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, मेरे हिसाब से तो ये एंट्री होनी चाहिए। और क्या पूछा था सर ने? हाथी मर गया तो क्या एंट्री होगी? हाँ, लाइफ स्टॉक तो क्रेडिट होगा। पहले 2 बच्चे हुए थे और बाद में हाथी मरा, या पहले हाथी मरा फिर दो? हाँ, अरे नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया है ना अपन ने। अगर पहले बच्चे हुए फिर हाथी मरा है तो डेबिट होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिजर्व का बैलेंस कम करेंगे। अच्छा, दोनों बिजनेस ही अलग है ऐसा?
हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, गलत बोले लेकिन सर ने, है ना। रिवैल्यूएशन रिजर्व कुछ डेबिट करना वहां पे, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लाइफ स्टॉक अकाउंट। देख, अगर चलता बिजनेस है मान ले फॉर एग्जांपल, और मेरे पास एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का मैं वैल्यू इंक्रीज कर देता मेरे बुक में, ठीक है, मैंने 50 लाख रुपए की बिल्डिंग बनाई है, और आफ्टर 5-6 ईयर्स में उस बिल्डिंग की वैल्यू 60 लाख करना चाहता है, 70 लाख करना चाहता, 20 लाख से इंक्रीज करना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, बराबर, तो वो 20 लाख हो गया, लेकिन क्रेडिट पे किसको दूंगा, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बोलते हैं अपन, रिवैल्यूएशन किया ना, हाँ, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बोलते हैं इसको, ठीक है, तो उसको क्रेडिट होगा, ये लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। उसके बाद अगर मान ले एसेट का वैल्यू कम करने का है, तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट कर देने का, और लेकिन पीएनएल जाना चाहिए सर, गलत बोल रहे, तो फिर सर का आंसर या तो मजाकिया होगा बहुत ज्यादा, जब वो कल देंगे, है ना, क्योंकि पीएनएल मेरे हिसाब से पीएनएल होना चाहिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व में अगर बैलेंस नहीं है तो वो बैलेंस अल्टीमेटली पीएनएल में, ये कंसेप्ट है एक्चुअल में अकाउंट है, तो वो पीएनएल में ट्रांसफर होता है। इफ देर इज अ बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस है, तो फिर जितना क्रेडिट बैलेंस है उधर तक डेबिट करो रिवैल्यूएशन रिजर्व को, और उससे ज्यादा लॉस हुआ है तो फिर बाकी का बचा हुआ पीएनएल को डेबिट करो। लेकिन अभी अगर दो, इसीलिए मैं पूछा था कि पहले हाथी बच्चे दिया और बाद में मरा, या पहले मरा और फिर बच्चे हुए, ऐसा कोई एग्जैक्टली exactly. ऐसे क्वेश्चन सच में इंटरव्यू में पूछते हैं क्या? अभी तुम जू में जॉब करने जाओगे तो पूछ लेंगे शायद। और का, और काय को पूछेंगे? एलएलपी का एक्ट में शेड्यूल, जैसे अभी कंपनीज एक्ट जो है शेड्यूल 3 में बताया गया है कि कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे, वैसे एलएलपी एक्ट में भी शेड्यूल बताया हुआ है, और वो शेड्यूल मैं भूल गया। उनका एक फिक्स शेड्यूल, अपन अभी कैसे बनाते हैं पीएनएल अपने मन के हिसाब से, वो कर नहीं, नहीं नहीं, वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में तुम पढ़ोगे ग्रुप 2 में। एल अपन अभी ट्रेडिंग पीएनएल कैसे बनाते हैं, टी फॉर्मेट में, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, टी फॉर्मेट में, एक साइड लाइबिलिटी एक साइड एसेट, और एक साइड एक्सपेंसेस एक साइड इनकम, ट्रेडिंग पीएनएल में, बराबर ना। वैसा इधर नहीं होता कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और एलएलपी में। इनके एक्ट ने ना एक स्टेटमेंट दिया हुआ है तुमको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें अपन उसमें जो फॉर्मेट दिया उसी फॉर्मेट पे अपने को बनाना है। उसके बाद बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहले आता इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर वो पूरी लिस्ट बनती, फिर उसकी टोटल होती, फिर उसके नीचे बनाते अपन एसेट्स, उसकी लिस्ट होती, उसकी टोटल लेते, और फिर वो टैली होना चाहिए। तो ये जो लिस्ट दिया गया ना, इसका एक फॉर्मेट दिया गया है। तो कंपनी के लिए शेड्यूल 3 में बोला गया है, एलएलपी के लिए भी एक फॉर्मेट मिलता जुलता है कंपनी से, एकदम सेम नहीं है, डिफरेंस है, लेकिन उसी से मतलब तुम दोनों देखोगे तो ऐसे लगेगा कि हाँ ये एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो उसके लिए फिर एलएलपी एक्ट में फॉर्मेट दिया गया। अभी बात ऐसी है कि अपने को एलएलपी एक्ट का एक बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन है अपने बुक में, एलएलपी का इसका, वो अपन करने अब भी नहीं वाले। अपने पास अगर टाइम बचा तो अपन उसको देखेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 14 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, उसमें इतना सारा है, इतने क्वेश्चन छोड़ के उस एलएलपी के एक क्वेश्चन के ऊपर तुमको क्वेश्चन नहीं आने वाला। बात समझ में आ रही क्या बोला मैं? कितने क्वेश्चन किए अभी तक अपन ने? 40 एक हो गए रहेंगे मेरे हिसाब से, आया ना। तो ऐसा समझ ले, और ये 5-6 है, और उसका एक क्वेश्चन है, तो इतना 45-47 क्वेश्चन में से वो एक क्वेश्चन को अपन नहीं करने वाले। कब करेंगे, पूरा सिलेबस खत्म हो दो, अगर अपने पास टाइम बचा तो अपन वो एक क्वेश्चन देखते हैं। समझ रहा है क्या? हाँ।
चलो बढ़ते अपने सिलेबस पे, क्वेश्चन पे आ जाओ। कुछ हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं, सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इधर तो बहुत बोर किया है मॉड्यूल में तुमको। इलस्ट्रेशन 39 पेज नंबर 380। इलस्ट्रेशन 39 पेज नंबर 380। अपने आप ही चल रहा है क्या? बेटा लास्ट टाइम जब हो रहा था ना, तब मैं नीचे जाके बोल के आया था कि कुछ भी काम करने का रहेगा तो संडे को कर। हाँ, रोज के लेक्चर डिस्टर्ब होते ना उससे। अभी वो बेचारे काम करे तो कब करे। हाँ, सो बाजू आजू बाजू वाले लोग आ जाएंगे जो रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, वो आते नहीं है आजू बाजू वाले लोग, वो सीधा पुलिस को फोन करते हैं। हाँ सच्ची, मजाक नहीं कर रहा, कि बहुत डिस्टरबेंस हो रहा हमको। फिर पुलिस आती रोकने के लिए कि भाई क्या कर रहा है, बंद करो, कंप्लेंट आ रही तुम्हारे नाम से। ऐसा क्या करें? क्या क्या? नहीं नहीं, वो तो चलता 12-12 बजे तक चलता। अरे सच्ची, हम नाचे 12 बजे तक तो। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो। A and B carry on independent business and their position on 31st March 2022 are reflected in the balance sheet given below। आपको बैलेंस शीट गिवन है, वो बैलेंस शीट एक बार पढ़ लो। क्या दिया है बैलेंस शीट में? क्रेडिटर्स फॉर मतलब क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, परचेजेस के लिए और एक्सपेंसेस के लिए। समझा क्या? हाँ। फिर बिल्स पेएबल है और दोनों के अपने अपने कैपिटल्स दिए हुए। स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, फर्नीचर, फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह सब। Both of them want to form a partnership firm from 1st April 22 in the style of AB and Company on the following terms। क्या क्या टर्म्स है? द कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वुड बी रुपीज 3 lakhs एंड टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द रेशियो ऑफ 2:2। ए और बी दोनों अलग अलग अपना अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस चलाते हैं, और वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अपन एक पार्टनरशिप फर्म चालू करेंगे, अपने बिजनेस का पार्टनरशिप फर्म चालू करेंगे। उसके लिए ए अपना बिजनेस बंद करेगा, बी अपना बिजनेस बंद करेगा, और दोनों मिलकर वही बिजनेस ए बी एंड कंपनी के नाम से चालू करेंगे। समझा क्या? तो बोला गया इसमें, ये नए बिजनेस में ना हमारे फर्म का कैपिटल 3 लाख रुपए होगा। 3 लाख रुपया कैपिटल होगा, और वो हम दोनों 2:1 की रेशियो में बांट के लेंगे। तो मतलब मुझे बताओ, ए का कैपिटल कितना हो गया? 2 लाख, और बी का कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख। The assets of the individual business would be evaluated by C, at which values the firm will take over, and the value would be adjusted against the contribution due by A and B। सिंपल सी बात है, बोला गया अपने दोनों के बिजनेस में एसेट है। अभी मैं बोलूं ये स्टॉक कितने का है, मैं मेरे मन के हिसाब से कितनी भी प्राइस बोल दूं तो झगड़े हो जाएंगे। बी के भी कुछ भी प्राइस बोल देंगे, झगड़े हो जाएंगे। तो इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, अपने ना एक बाहर के बंदे को लेकर सी को लेके आते, वो अपना एसेट्स का वैल्यू डिसाइड करेगा, और उस वैल्यू पे अपन न्यू फॉर्म में वो एसेट्स लेके जाएंगे। और ये जो वैल्यू है, ये हम हमारा जो कैपिटल होना चाहिए बिजनेस में, उसके साथ एडजस्ट भी कर लेंगे। मतलब अगर मान ले ए का 2 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए, और ए का 1 लाख रुपए का एसेट बन गया, तो फिर उसको कितना पैसा लाने की जरूरत है? 1 लाख रुपए। समझा गया? सिमिलरली बी के इस पे भी तो बोला गया कि उनकी कैपिटल के साथ वो अमाउंट एडजस्ट होगी, ऊपर का बचा हुआ बैलेंस वो लेके आएंगे। ठीक है ना? और सिंपल सी बात है ना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन सिर्फ पैसों से होता क्या? एसेट से भी तो होता। अपन एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते, बचपन का अकाउंट से अपना भी है। आया ना? अरे आया ना? सी ने उसके वैल्यूज दे दिए, उसने बोला ए के जो एसेट्स थे उसमें स्टॉक इन ट्रेड इज टू बी रिटन डाउन बाय 15%, एंड अ पोर्शन ऑफ द सन्ड्री डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹9,000 एस्टिमेटेड अनरियलाइजेबल। बोला गया ए का जो स्टॉक है, इसको 15% से कम करना है। इसको 15% से क्या करना है? कम करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दू -15%। और जो ए के डेटर्स थे उसमें से 9,000 अनरियलाइजेबल थे, तो वो भी माइनस कर देने। 9,000 अनरियलाइजेबल थे, वो भी माइनस कर देने हैं।
आगे बोला गया फर्नीचर एंड फिक्चर टू बी वैल्यूड एट 2000। इसका जो फर्नीचर एंड फिक्चर है ये 2750 का है, मतलब यहाँ पे 750 माइनस कर देने के, आया ना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन एट द मार्केट वैल्यू ऑफ 1000, तो इसका 513, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के आगे ना 1000 रुपए लिख रहा, माइनस प्लस कुछ नहीं कर रहा। 513 का इन्वेस्टमेंट है, 1000 रुपए पे लेना है इसको। तो ये सारे एग्रीड वैल्यूज हुए ना। एक काम कर, मेरे को ना ये सब में हटा दो, तुम लिखे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,70,000 माइनस 15%, 1,44,500। स्टॉक की एग्रीड वैल्यू क्या है? 144,500। डेटर्स की एग्रीड वैल्यू क्या हो गई? 80,000। फर्नीचर की एग्रीड वैल्यू क्या हो गई? 2,000। और इन्वेस्टमेंट की एग्रीड वैल्यू क्या हो गई? 1,000। ये किसका? ए का। उसके बाद बी के बारे में बोला स्टॉक टू बी रिटर्न अप, रिटर्न डाउन नहीं है, रिटर्न अप है, ये समझना होगा तुमको। मतलब 10% से बढ़ाने को बोला, 10% से बढ़ाने को बोला, तो इसका 98,000 था, 98,000 प्लस 10%, इसका स्टॉक हो गया 1,07,800 का। उसके बाद डेटर्स टू बी एडमिटेड एट 85% ऑफ देयर वैल्यू, तो डेटर्स की वैल्यू 37,000 थी, इंटू 85%, 31,450 इसका एग्रीड वैल्यू हो गया डेटर्स का। रेस्ट ऑफ द एसेट्स टू बी एज्यूम्ड एट देयर बुक वैल्यूज, रेस्ट ऑफ द एसेट्स मतलब फर्नीचर इतने पे जाए 1766 पे, इन्वेस्टमेंट तो उसके पास था ही नहीं, और कैश जितनी है वो उतनी रहती, उसकी वैल्यू उतनी रहती। मैं अगर 5 साल पुराना 100 का नोट निकालू तो उसकी वैल्यू 100 रुपए है ना, आया ना। The firm is not to consider any creditors other than dues on account of purchases made। बोला गया, अभी सुनना, ए अपना बिजनेस बंद कर और ट्रांसफर कर रहा किसको? एबीएन कंपनी को। बी अपना बिजनेस बंद कर रहा और ट्रांसफर कर रहा किसको? एबीएन कंपनी को। तो एबीएन कंपनी ए के एसेट्स कौन से वैल्यू पे लेके जाएंगे बोल दिया, एबीएन कंपनी बी के एसेट्स कौन से वैल्यू पे लेके जाएंगे बोल दिया। लाइबिलिटी भी तो लेके जा रहा, लाइबिलिटी भी तो लेके जा रहा है, सिर्फ एसेट नहीं लेके जाते। जब बिजनेस परचेस करते हैं अपन, तो उस बिजनेस का अपन एसेट भी परचेस करते हैं और उस बिजनेस का लाइबिलिटी भी परचेस करते हैं। तो लाइबिलिटी परचेस करते समय उन्होंने बोला है कि एबीएन कंपनी मतलब जो फर्म है, फर्म मतलब नया फर्म, एबीएन कंपनी जो है ये इज नॉट टू कंसिडर एनी क्रेडिटर्स अदर देन परचेजेस, ऐसा समझ लो। अदर देन परचेजेस मतलब अपने पास क्रेडिटर्स दो दिए, अगर दो क्रेडिटर्स दिए उसमें से न्यू फर्म मतलब एबीएन कंपनी सिर्फ परचेजेस वाले क्रेडिटर्स लेके जा रही है, इसका मतलब ये जो एक्सपेंसेस वाले क्रेडिटर्स है ये ए को अपना एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, बी को अपना एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। उसके बिना कैसे बंद करे बिजनेस? समझ में आ रहा क्या? पक्का ना? तो ये सिर्फ यही जा रहा है, ये नहीं जा रहा, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? परचेज कंसिडरेशन। और क्या लिखा आपने? एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी से। तो लाइबिलिटी टेकन ओवर में क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब क्रेडिटर्स जा रहे और बुक वैल्यू पे जा रहे। स्पेसिफिकली बोला एक्सपेंस नहीं जा रहे, तो एक्सपेंस को नहीं लिखेंगे अपन परचेज कंसिडरेशन केस में। और जब न्यू फर्म का बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें भी क्रेडिटर्स खाली परचेजेस के आएंगे, एक्सपेंसेस के नहीं है। तो एक्सपेंसेस के नहीं आएंगे मतलब मान लो फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिटर्स थे मेरे 50,000 रुपए के, ठीक है, और परचेजेस के लिए क्रेडिटर्स थे मेरे 2 लाख रुपए के। अभी 2 लाख रुपए नया फर्म लेके चला गया, मेरे को बिजनेस बंद करने का, वो 50,000 बिना दिए मैं बिजनेस बंद कर सकता क्या? मेरे को तो 50,000 देना पड़ेगा ना, मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। मैं ऐसा बोल सकता है कि सामने वाले को जो पैसा मांगने हैं, भाई बिजनेस ही बंद हो गया, नहीं दे सकते तेरे को, अभी है ही नहीं बिजनेस, किससे लेगा तू, ले तेरे को जिससे लेने के, ऐसे बोल सकते क्या अपन? नहीं, अपने को भाई अरे मेरे को लगा स्पीकर में आवाज आया, आती अच्छत नीचे आती। तो एक्सपेंसेस का पेमेंट करना पड़ेगा, दोनों इंडिविजुअल बिजनेसेस के इंडिविजुअल बिजनेसेस में ये पैसा जाए। बोला गया यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, ऑल्सो प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द। तो इन द बुक्स ऑफ ए एंट्रीज बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। क्या हो रहा है?
और सुनना, इनके पास ए के पास सफिशिएंट पैसा है कि वो उसका एक्सपेंसेस का क्रेडिटर दे दे, बी के पास भी सफिशिएंट पैसा है कि वो अपना एक्सपेंसेस का क्रेडिटर दे दे। समझ रहा है क्या? अच्छा सुन ना, मेरी एक बात सुन। इसने बोला कि बिजनेस बंद कर रहे, हमने इसके पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, हाँ, हम सारे एसेट ट्रांसफर करते थे, कैश को ट्रांसफर नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट ऐसे सेटल हो जाता था पार्टनर्स को ये करने में। समझ रहा है क्या? इस केस में हम कैश भी रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाएंगे, क्योंकि सुनना, मेरा बिजनेस है, मैं बंद कर रहा और मेरे बिजनेस का सारा एसेट लाइबिलिटी मैं दूसरे बिजनेस को दे रहा, तो कैश भी तो दे रहा उसमें, मेरे बिजनेस के पास जितनी कैश थी। समझ रहा है क्या? हाँ। तो ऑल द एसेट्स लाइन से रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट होंगे, ऑल द लायबिलिटीज लाइन से रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट होगी, सिर्फ कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और अगर मान लो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट किए, उसको वो लाइबिलिटी थोड़ी ना है। समझा क्या? हाँ। तो जो कंसेप्ट अपना डिसोल्यूशन का था ना, समवॉट उसी के जैसा है अपना रियलाइजेशन का प्रिपरेशन। तो फिर रियलाइजेशन में अपन ये परचेज कंसिडरेशन का एंट्री पास कर देंगे और उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा ये किस में ट्रांसफर होगा? किस में ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस किस में ट्रांसफर होगा? कैपिटल में ट्रांसफर होगा ना। हाँ, फिर इतना क्वेश्चन करने के बाद अगर तुम ऐसे देख रहे मेरे पास, जैसे मैंने तुमको कुछ तो साइन कॉस थीटा वाला क्वेश्चन पूछ लिया, डिस्ट्रीब्यूट किया था, अभी यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अकेला बंदा है तो पूरा का पूरा उसको देंगे ना। रियलाइजेशन अकाउंट पहले बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे पार्टनर्स नहीं है तो ए का कैपिटल अकाउंट बनेगा, ए के बुक्स में ए का कैपिटल बनेगा, है ना, बी के बुक्स में बी का कैपिटल बनेगा, बराबर। और दोनों के बुक्स में अपन न्यू फॉर्म अकाउंट बनाएंगे, वो इमीडिएटली क्लोज भी हो जाएगा लेकिन अपने को न्यू फॉर्म अकाउंट बनाना पड़ेगा, और फिर जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। समझा क्या? ए के बुक्स को कैसे क्लोज करना है ये मैं तुमको अभी बताता, इमीडिएटली 5 मिनट में तुमने मेरे को बी के बुक्स भी क्लोज करके देने, ठीक है ना। इन द बुक्स ऑफ ए, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 39 पेज नंबर 380। ऑनलाइन स्टूडेंट तुमको आवाज आ रही है क्या? मतलब मेरी नहीं, मेरे अलावा आजू बाजू की आवाज आ रही है क्या? यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है रिपेयरिंग का और बहुत डिस्टर्बेंस है, तो वो डिस्टर्बेंस तुमको भी हो रहा है क्या महसूस? नहीं हो रहा? ओके वेरी गुड, फिर चलो। नहीं हो रहा, ओके। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ आपकी आ रही है। अरे भाई मेरी तो आएंगी इतना, मैं माइक में बोल रहा था। अरे मजे लेते हो। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट छोटा बनेगा, एक 7-8 लाइन का। उसके बाद न्यू फॉर्म अकाउंट, ये न्यू फॉर्म का नाम है ना अपने पास, इन द स्टाइल ऑफ एबी एंड कंपनी बोला था उन्होंने, ए बी एंड कंपनी अकाउंट, ये भी छोटा बनेगा 6 लाइन का। और फिर बनेंगे अपने जर्नल एंट्रीज। रेडी क्या? यार पेज को हाफ में फोल्ड करते जाओ ना यार, एटलीस्ट संडे को तो भी।
काइको न्यू फर्म, एबीएन कंपनी अकाउंट। न्यू फर्म का नाम दिया है ना, इसलिए एबीएन कंपनी का नाम नहीं बोलते तो अपन न्यू फर्म बोलते। काय का काम चालू है? फॉर्मेट रेडी क्या? चलो स्टार्ट करेंगे। सुनना, सबसे पहले मैं सारे एसेट ट्रांसफर करूंगा, तो एक ध्यान रखना, मेरे पास ना सन्ड्री एक्सपेंसेस है 750 रुपए के, ये नए फर्म में नहीं जा रहे, मतलब मेरे को कैश पे करना पड़ेगा उनको। तो ए का कैश बैलेंस कम कर दो, 987 माइनस 750, 237 बचेगा इसके पास, 237 बचेगा इसके पास, क्योंकि इसने 750 का पेमेंट कर दिया, आया ना? हाँ। उसके बाद 2000 इसको पे करने के हैं। हाँ, तो फिर इसका बैंक बैलेंस कम कर दो, इसका बैंक बैलेंस कर दो 5,500, और उसका ये 2000 पे हो जाएगा। समझा क्या? हाँ। चलो तो फर्स्ट एंट्री पास करते हैं। सारे एसेट्स रियलाइजेशन में जाने वाले, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इन्होंने ना पूरा हवे में छोड़ दिया है, पूरा 987 लेके गए। गलत कर रहे हैं, ये तो पैसा देना पड़ेगा ना, अपन अपने हिसाब से करते, चलो करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट अब भी मालूम नहीं है। टू, स्टॉक अकाउंट, और यहां पे बुक वैल्यू जाएंगे क्या? यहाँ पे अग्रीड वैल्यू नहीं जाएंगे, अग्रीड वैल्यू किधर? परचेज कंसिडरेशन और न्यू बैलेंस शीट में। समझा क्या? जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं ना, तो जो बुक वैल्यू है वो रियलाइजेशन में लेके जानी पड़ेगी। समझा क्या? तो लिखो, चलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू बोलते चलो, 1,70,000, 89,000, 13,000, 987, 27 है, हाँ, 2750 और 51। व्हाट इज द टोटल? 170 प्लस 89, बैलेंस शीट का टोटल इज बोलना सीधा। हाँ, 2 lakhs, 2,76,250, 2,76,250 बराबर। ये पोस्टिंग करने के लिए अपने पास रियलाइजेशन अकाउंट है, कर दो पोस्ट। टू स्टॉक 170, टू डेटर्स 89, टू बैंक 13,000, टू कैश 987, टू फर्नीचर 2750, टू इन्वेस्टमेंट 513 बराबर।
उसके बाद लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज है क्या? नहीं नहीं नहीं, सारे लाइबिलिटीज बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस और बिल्स पेएबल। तो क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस, सुनना, मैं तुम बोले अभी सिर्फ बिल्स पेएबल, बराबर ना? क्षितिजा यहाँ पे ध्यान दो, हम किसके बुक्स में कर रहे हैं? मतलब ओल्ड न्यू फर्म के बुक्स में कर रहे हैं क्या? न्यू फर्म में बोला उन्होंने क्रेडिटर्स लेके जाएंगे खाली। ओल्ड का बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो अपने को हर एक चीज किधर ट्रांसफर करनी पड़ने वाली है? रियलाइजेशन। अगर मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा तो वो अकाउंट ओपन दिखेगा, और वो अकाउंट ओपन दिखेगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होंगे क्या? नहीं होंगे। तो इसीलिए ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अपार्ट फ्रॉम पार्ट कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट में जाएगा उसका बैलेंस, और अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस होंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन कैपिटल अकाउंट। समझा क्या? तो क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, उसके बाद बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। अभी मेरे को अमाउंट बोल, 1,10,000, 750, 12,500, तो टोटल क्या हो गया? 1,22,000, 23,250, 123,250। इसकी पोस्टिंग करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट है अपने पास, तो बाय क्रेडिटर्स अंडरलाइन करके, परचेज, एक्सपेंस 1,10,000, 750, बाय बिल्स पेएबल 12,000 ना, 12,500। दैट्स इट, पक्का? कोई दिक्कत क्या यहां तक? नहीं। अभी सुनना, नेक्स्ट स्टेप है हमको ना, जो लायबिलिटी न्यू फर्म लेके नहीं जा रही है उनका पेमेंट करना होगा। तो इन्होंने बोला क्रेडिटर्स दो टाइप के, तो कौन सा क्रेडिटर लेके जा रहे? वो परचेज का लेके जा रहे, एक्सपेंस का नहीं लेके जा रहे। बिल्स पेबल के बारे में कुछ बोला, मतलब लेके जा, मतलब क्या? लेके जा। जो स्पेसिफिकली बोला है नहीं लेके जा रहे, तो दैट्स इट, उसको नहीं लेके जाएंगे। अगर कोई लाइबिलिटी के बारे में स्पेसिफिकली बोला हम इतने पे लेके जाएंगे तो उतने पे लेके जाएंगे, और अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला मतलब वो लेके गए हैं बुक वैल्यू पे लेके गए। सेम लॉजिक है जो डिसोल्यूशन में किया था, आया ना? अगर कुछ नहीं बोला है तो बुक वैल्यू में पकड़ के चल जाएगा, आया ना? हाँ, सिर्फ यहाँ पे लेके जाने वाले बुक वैल्यू, अगर कुछ नहीं बोला, आया ना? तो जो नहीं लेके जा रहे उसका पेमेंट अपने को करना पड़ेगा, तो उसका पेमेंट करो। तो क्या नहीं लेके जा रहे? वो एक्सपेंसेस को नहीं लेके जा रहे। तो एक्सपेंसेस का पेमेंट जब ए करेगा तो वो क्या करेगा? अभी ये एक्सपेंसेस का पेमेंट वो करेगा, लाइबिलिटी ना, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, हाँ, टू कैश अकाउंट। पैसा देगा वो, लेकिन वो कैश ना रियलाइजेशन में पड़ा हुआ है, तो वो यहां पे क्रेडिट, रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे आप। नहीं समझा क्या? इसीलिए मैं जब तुमको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि कैश को अपन 237 पे लेके जाएंगे, मतलब अलग से मेरे पास पैसा पड़ा है उसमें से मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। अभी अपन पूरा का पूरा 987 कैश यहाँ पे लेके आए ना, तो कैश अकाउंट तो क्लोज कर दिया मैंने, कैश अकाउंट तो क्लोज कर दिया मैंने, बराबर ना? हाँ। तो अगर अभी कैश अकाउंट क्लोज हो गया है, क्लोज इन द सेंस पैसा निकाला नहीं है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में दिख रहा है, तो अभी जब मैं पेमेंट करूंगा तो एक्सपेंस, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करूंगा, बराबर ना? क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस अकाउंट को भी डेबिट नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि वो भी कहां पड़ा है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नहीं समझे क्या? सुनना, रियलाइजेशन को डेबिट किया, रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, इफेक्ट क्या है उसका? नहीं। तो नहीं किया तो भी चलेगा। समझ में आ रही है क्या बात? पक्का? कोई दिक्कत क्या? नहीं। नेक्स्ट, अभी परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। सुनना, मैं
अभी कैलकुलेशन में यहां पे कर रहा हूं, तुम खाली समझो, ठीक है। जर्नल एंट्री खत्म होगी तो वर्किंग नोट में ये मैं तुमको वापस बता दूंगा, तो लिख लेना, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, वर्किंग नोट 1 है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज। क्या मेरे को दो दो परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन करने हैं? क्या मेरे को दो दो परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन करने हैं? आया ना, एक ए का भी और एक बी का। क्या मैं ये साथ में करूं? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर ए और मिस्टर बी, समझ रहा है क्या? पक्का ना? करे स्टार्ट। क्या बोला अपन ने? एसेट्स टेकन ओवर, एसेट्स टेकन ओवर। तुम लिखो, लिखने के लिए जगह है तुम्हारे पास? कहां लिख रहे हो तुम लोग? नेक्स्ट पेज पे जगह छोड़ के ना, मतलब अगले पेज पे लिख रहे हो ना? किसको? जर्नल एंट्री को? हाँ, अभी ज्यादा नहीं लगेगी जगह, ज्यादा नहीं लगेगी अभी जगह, बहुत, एक पेज भी बहुत हो गया। एसेट्स टेकन ओवर, क्या क्या एसेट लेके गए अपन ने यहाँ पे? अच्छा, अभी कौन सी वैल्यू लेनी है अपने को? एग्रीड वैल्यू, बराबर ना। तो स्टॉक, तुम्हारे पास क्वेश्चन है ना सामने, मतलब बुक है ना, लिखा है तुमने एग्रीड वैल्यू? स्टॉक, एक मिनट रुको। स्टॉक, मिस्टर ए का कितना? अरे तो एग्रीड वैल्यू बोलना, लिखी नहीं क्या? क्यों नहीं लिखा? जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था मैं लिख रहा हूं, तो तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? अच्छा, ओके ओके, सॉरी, मेरी गलती, वो मैंने रब किया था बाद में। हाँ, 144,500, बी का तो डायरेक्ट वैल्यू लिखा होगा। वन जीरो सेवन एट, उसके बाद डेटर्स। ए के इसमें 80,000, बी का 31450, उसके बाद कैश एट बैंक 13,000, और इधर 7,500, 7,500, 5,500, 5,500 कैश इन हैंड, ये थोड़ी देर पहले लिखवाया था। और इसका, उसके बाद फर्नीचर 2,000, 1766, और इन्वेस्टमेंट 1,000, और यहां पे कुछ नहीं। इसमें से माइनस करेंगे लाइबिलिटीज टेकन ओवर, आया ना? क्या क्या है? क्रेडिटर्स फॉर परचेज 1,10,000 ब्रैकेट में, और यहां पे बी का कितना था? 47,000, और बिल्स पेएबल, ए का कितना था? 12,500, बी का नहीं था। देयरफॉर परचेज कंसिडरेशन 144,500 प्लस 80 प्लस 130 प्लस 13,000 प्लस 237 प्लस 2,000 प्लस 1,000 माइनस 1,10,000 माइनस 12,500,
118237 हो गया। सुनना, ए के बुक्स में इसकी एंट्री करनी है अपने को। परचेस कंसिडरेशन की एंट्री लिखवाई क्या? न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू, मतलब न्यू फॉर्म का नाम एबी एंड कंपनी है, तो अपन पहले एंट्री पास कर लेंगे। थर्ड एंट्री में यहां पे लिख रहा हूं, ए बी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 118237 118237। 118237 पोस्टिंग करेंगे, अकाउंट बनाए ना, पोस्टिंग करेंगे एबी एंड कंपनी में टू रियलाइजेशन अकाउंट, वर्किंग नोट 118237। रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे बाय ए बी एंड कंपनी अकाउंट 118237 118237। हो गया? कोई दिक्कत? रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। मेरे हिसाब से क्रेडिट ग्रेटर है। $241,487 माइनस 170, नहीं 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 सॉरी, डेबिट का टोटल 276,250 माइनस 110 माइनस 750 माइनस 12,500 और माइनस 118237। 34,763, 34,763 किधर जाएगा? बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट 34,760। अच्छा यहाँ पे ये एज कैपिटल है। सुनना, टू रियलाइज, हाँ पहले ये पोस्ट कर दो ना रियलाइजेशन का, 34,763 बराबर। अभी सुन, एंट्री क्या पास की तूने यहाँ पे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री पास कर, फोर्थ एंट्री। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट 34,763, 34,763। अभी एज कैपिटल में ना एक ओपनिंग बैलेंस था, वो लिखा नहीं है अपन ने। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1,53,000। सिर दुखने लग गया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करते पहले, फिर मैं देखता क्या काम है उनका। ठीक है, सुनना। अभी इधर बोला गया कि बॉस जो भी कैपिटल रहेगा ए का, वो न्यू फर्म में ट्रांसफर होने वाला है, आया ना? बराबर ना? तो अभी 1,53,000 माइनस 34,763 करके देखोगे 1,18,237, आया ना? इसको क्लोज करना है अपने को, तो मैंने क्या किया, एज कैपिटल को डेबिट कर दिया
टू एबी एंड कंपनी के नाम से, क्योंकि न्यू फॉर्म में जा रहा वो, आया ना। बैलेंसिंग फिगर 118,237 और ये अकाउंट क्लोज हो गया यहाँ पे 1,53,000 पे, बराबर ना। और ए बी एंड कंपनी में गया बाय एज कैपिटल 118,237 एग्जैक्टली। तो कैसे क्या बराबर उतनी अमाउंट है, मैजिक ऑफ अकाउंट। इसको अपन मैजिक ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। रुक गए शायद, नहीं लंच ब्रेक लिया रहेंगे ना उन्होंने भी। सुनना, ये एंट्री क्या पास की, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एबी एंड कंपनी अकाउंट, फिफ्थ एंट्री पास कर। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एबी एंड कंपनी अकाउंट 118,237 118,237। क्या माइनस में गया, 750 का डिफरेंस। एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा देना पड़ेगा, लॉजिक से चलो। क्लियर है क्या, ए के बुक्स क्लोज हो गए ना पूरी तरीके से, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन क्लोज। सारे एसेट्स लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में लेके गए, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में लेके चले गए। उसके बाद रियलाइजेशन को क्लोज किया, परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करके उसको ट्रांसफर किया, मतलब उसकी एंट्री की, उसकी एंट्री करने के बाद रियलाइजेशन क्लोज किया, उसका प्रॉफिट लॉस कैपिटल में ट्रांसफर किया, कैपिटल का बैलेंस न्यू फॉर्म में ट्रांसफर किया, कैपिटल अकाउंट और न्यू फॉर्म अकाउंट दोनों उस एंट्री की वजह से क्या हो गए, क्लोज हो। आया ना। इन द बुक्स ऑफ बी, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इन द बुक्स ऑफ बी अभी करो, मैं तब तक देख के आता कि ऊपर चल क्या रहा है और कितनी देर चलेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट है क्या, ये ए के बुक्स के एंट्रीज थे और ए के बुक्स के लेजर, तुमको लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे या रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बी बनाना पड़ेगा, समझा क्या। हाँ, चाहे तो सुनना, ध्यान दो यहाँ पे, अभी बीज कैपिटल और एबी एंड कंपनी नहीं बनाया तो भी चलेगा, लेकिन इसके हिसाब से उसके इंपैक्ट तुमको समझ में आने चाहिए और उसकी एंट्री बतानी पड़ेगी। झेप रहा है क्या बोला मैं, भाई तू करना, सेम एंट्री भी होगी तो अमाउंट तो अलग है ना फिर। तो अगर तुमको समझ में आ गया है कंसेप्ट, तो बीज कैपिटल और एबीएन कंपनी अकाउंट नहीं बनाया बी के बुक्स में तो भी चलेगा, एंट्री के हिसाब से कर देना। जब एंट्री का क्वेश्चन आता है तो रियलाइजेशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज करना। तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स करो, ये मैं आया ऊपर देख के क्या चल रहा है। हाँ, पूरा क्वेश्चन एक ही बार नहीं दिख सकता भाई। आया मैं चेक करके आया।
वॉशरूम बना रहे हैं। अरे उसको 2 साल है और फैकल्टीज के लिए बना रहे हैं। क्या क्या? इसकी वजह से ना। हाँ, ये था ना वो। क्यों तेरे को लेक्चर को ऑफ चाहिए था क्या? फिर अच्छा धक्का, मेरे को लगा दरवाजा लगाया संगीत सर को अंदर बंद कर दिया। हाँ तो हमारे लिए अभी ऊपर तो वो कल एक्चुअली पूरा काम, कल के लेक्चर्स डिस्टर्ब ना हो इसलिए उनको संडे को बुलाया था। जैसे मैं बोला, मैं बोल के आया था कि संडे को बुलाओ जो भी काम रहेगा। नहीं नहीं, वो उधर रिकॉर्डिंग नहीं होगा प्रॉपर। ऑनलाइन वालों को ठीक से नहीं वहां पे कुछ भी समझ में। 99,750 टेक्स्ट बुक में 2,000 प्लस कर दो, 1,01,750 रहेगा वहां। हो गया क्या? जल्दी करो यार, बहुत सिर दुख रहा है मेरा। सिर फट रहा है, मेरे को चिल्लाना भी पड़ रहा बहुत ज्यादा। सीए फाउंडेशन का क्लास चल रहा था ऊपर, प्रशांत सर ने छोड़ दिया मेरे को, अभी मिले थे। बोले कुछ झेप ही नहीं रहा, मैंने क्या करे। वो तो थर्ड लेफ्ट पे ले रहे थे। हाँ, 2 दिन पहले अभी। हाँ, मैं लेट आया था। लेट इन द सेंस, मैंने तुम्हारे लेक्चर को ऑफ दिया था ना। मैं बोला ना, मैं ब्रेकफास्ट के लिए गया था। इतने खुश हुए सतीश सर जब मैंने उनको फोन किया। और सतीश सर मेरे को बाद में बोले भी, तुमको बहुत गालियां बद्दुआएं मिलने वाली है बाद में तुम्हारे थ्रू। कितने लोगों ने गालियां डाली रहेंगी मेरे को उस दिन। हाँ मतलब वही बद्दुआएं। मैं क्यों बोला ना, मैं जानबूझ के बोला उनको। मेरा टेलीग्राम का बताया तुमने उनको। स्टूडेंट्स के पॉइंट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, स्टूडेंट्स ने बताया ना। तो मैंने सतीश सर को उस दिन एक्स्ट्रा लेने के लिए बोल दिया।
क्या क्या? पार्टनर्स कैपिटल ऑफ, हाँ हाँ, वो बना, वो मत बनाओ अभी, उसको तो मैं मेरे को बताने का है तुमको। हाँ ठीक है, करो करो। काय को बनाने का, उधर बोल दिया है ना, उनका कैपिटल बैलेंस 2 लाख 1 लाख रहने वाला है। तो रुको ना जरा, ये होने दो ना, बी के बुक से हुआ क्या रे? सब लोगों का कुछ ना कुछ तो अलग 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 अलग, अलग चालू है। ए के बुक्स में ए का कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी था, क्योंकि वो ट्रांसफर करना था अपने को नए फर्म में। तो वो कितना ट्रांसफर होगा ये जानने के लिए, जैसे रियलाइजेशन का लॉस सेटल किया ना अपन ने उसके साथ, 1,53,000 बैलेंस था, अपन ने न्यू फॉर्म में कितना ट्रांसफर किया? 1,18,000। ये कहां से है? तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी था वहां पे, इसीलिए बनाया अपन। हुआ क्या? इतना टाइम क्या लग रहा है यार? 5 एंट्री है इनके वर्किंग नोट में, तुमको बना के दिया हो। वो छोड़ो, ऊपर वो जो अपना जेरोक्स वाला है ना, एग्जैक्टली उसके सामने हो रहा है। मैं उसको पूछ के आया अभी, बोला तेरा सिर नहीं दुख रहा क्या? बोले बहुत इरिटेट हो रहा है, लेकिन क्या करे अभी, उसका कुछ प्रिंटिंग का काम चालू है और मेरे को बंद भी नहीं करते आ रहा। अपन तो भी नीचे के फ्लोर पे। हाँ, टोटल लॉस तुम्हारा कितना आएगा? 4250। वो ट्रांसफर करो, इसका कैपिटल बैलेंस कितना था ओपनिंग? 95,500 माइनस 4250। एबी एंड कंपनी टैली हुआ क्या? हो गया ना? ऑटोमेटिक टैली हो गया ना? और कैपिटल भी क्लोज हो गया? कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हुआ क्या? हुआ। कुछ डाउट? टैली हो गया 99,750 पे एबीएन कंपनी। हो गया ना? मतलब तुमने 99,750 कैपिटल ट्रांसफर किया उधर, आया ना? चलो सुनो, अभी उन्होंने क्या बोला है, न्यू फर्म का क्या बनाना है? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। आया ना? ओपनिंग बैलेंस शीट तो इन द बुक्स ऑफ एबी एंड कंपनी। हे भगवान, इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड कंपनी ओपनिंग बैलेंस शीट, या बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 22 भी बोल सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट साथ में हो क्या मेरे? यस। चलो, तो अभी ध्यान दो यहाँ पे। यस, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, उसमें ए 3 लाख का 2/3 मतलब 2 लाख, और बी का 3 लाख का 1/3 मतलब 1 लाख। ये मैंने क्वेश्चन से उठाया।
बराबर ना। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सॉरी अंडरलाइन मत करना, ब्रैकेट में 1,10,000 ए का था, प्लस बी का क्रेडिटर कितना था, 47,000, टोटल 1,57,000। उसके बाद बिल्स पेएबल एक का था ना, तो 12,500। उसके बाद यहां पे एसेट साइड में सबसे पहले स्टॉक, स्टॉक एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू परचेज कंसिडरेशन का वर्किंग देखो, स्टॉक कितना लिखा है 144,500 प्लस बी का 107,800, टोटल 144,500 प्लस 107,800, 252,300। अरे हाँ या ना। उसके बाद डेटर्स 80,000 प्लस 31,450, 1,11,450। बराबर ना। सिर्फ नहीं सुनना, कैश का और बैंक का बैलेंस छोड़ो। उसके बाद क्या है, फर्नीचर 2,000 प्लस 1,766, 3,766। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक किच थी 1,000, बराबर ना। उसके बाद सुनना, कैश का बैलेंस और इसका कितना लिया था 237, प्लस बी का कितना लिया था 234, 237 प्लस 234 471 आया ना। और बैंक के लिए रुकना, बैंक इसका कितना लिया था 13,000, 5,500, बस अभी बनाएंगे वर्किंग नोट 2। मैंने कुछ अलग नहीं किया है, वो जो परचेज कंसिडरेशन का टेबल, वो सारे एसेट्स का प्लस किया है यहाँ पे। बैंक को सिर्फ इतना परचेज कंसिडरेशन के वैल्यू लिख के छोड़ो, आउटर कॉलम में लेके मत जाओ, इसमें और अमाउंट आने वाले हैं। सर कैसे, तो वही तो बना रहा हूं वर्किंग नोट 2। क्या लिया ना 1,000 रुपया। सुन, रियलाइजेशन अकाउंट में तू इन्वेस्टमेंट कितने पे लेके गई 513, और तूने क्रेडिट किया पूरा 1,18,237 रुपए, इसमें इन्वेस्टमेंट कितने का था, क्या कर रहे। वर्किंग नोट 2, बातें बंद करो, मैं तुमको है ना 1,000 बार बोलो कि साथ में मत बैठना। किसको नहीं समझ रहा तो मेरे को पूछना भाई, मैं काय के लिए, तूने मेरे लेक्चर के लिए पैसा दिया है। टोटल वो परचेज कंसिडरेशन, समझा ना। उन दोनों ने उनके एसेट्स लाए साथ में, कितने में लाई ये एग्रीड वैल्यू पे, तो फिर वो एग्रीड वैल्यू का टोटल, अभी नए फॉर्म के इसमें वो तो एग्रीड वैल्यू पे एसेट दिखना चाहिए ना, लाइबिलिटी भी। अभी लाइबिलिटी का एग्रीड वैल्यू नहीं था तो बुक वैल्यू पे ले लिया। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो बैलेंस शीट की वैल्यू दी है उतने पे लिया, क्योंकि उसके बारे में कुछ बोला नहीं था, लेकिन बाकी एसेट्स कितने में जाएंगे ये बोला गया था, तो फिर वो वैल्यू आया ना। चलो वर्किंग नोट 2, मिस्टर ए, मिस्टर बी, कैपिटल इन न्यू एबी एंड कंपनी 2 लाख, 1 लाख, इतना कैपिटल होना चाहिए था ना, आया ना। हाँ, माइनस एडजस्टेड
ओल्ड कैपिटल। इसका था 1,18,237, 99,750। Therefore, capital brought in cash 2,00,000 माइनस 1,18,237, 81,763, और यहाँ पे 250। इतना एक्स्ट्रा वो कैश में लेके आए हैं, मतलब बैंक में लेके आए हैं, मतलब पैसा लाए हैं बेसिकली। तो यहाँ पे प्लस करेंगे और 81,763 और प्लस करेंगे 250, 13,000 प्लस 5.5 प्लस 81,763 प्लस 250, 1,00,513। अभी टैली करो। 3, 4, 450, 460, 469,500 लाइबिलिटी का टोटल। $469,500, 469,500 एसेट का 469,500 आ रहा है क्या? देखना, 2,52,300 प्लस 1,11450 प्लस 3,766 प्लस 1,000 प्लस 471 प्लस 1,00,513, 369,500 हो। नहीं नहीं नहीं, 452,300 प्लस 1,11450। एक मिनट, ऊपर की टोटल 363,750 हुआ है। 3,766 469,500। अरे ये तूने 11,450 लिया रहेगा, 1,11,450 है वो। हाँ यार सच्ची बहुत। अच्छा, तुम्हारे लेक्चर के बाद ना शाम को मेरे को एक वीडियो भी रिकॉर्ड करना था 1 घंटे का, वो ईटी का था। बंद हो गया क्या? बोला नहीं है, लेकिन ये बोला है ना कि उनका कैपिटल 2 लाख रुपया रहना चाहिए। पहला एडजस्टमेंट है, नए फर्म में 3 लाख रुपए कैपिटल रहेगा, 2:1 में शेयर करेंगे, तो 2 लाख रुपए कैपिटल होना चाहिए। ए का कैपिटल कितना ट्रांसफर हुआ नवे फर्म में? 1,18,000, तो 2 लाख कैसे होगा? तो ऊपर का उसको कैश लाना पड़ेगा ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट? इतना बड़ा क्वेश्चन तुमको नहीं आएगा, समझा गया? लेकिन तुम है ना पूरा कंसेप्ट समझो, इस क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट समझ गया अपने को। ए का भी बुक्स क्लोज किया, बी का भी बुक्स क्लोज किया। अच्छा सुन, इसकी जगह पे मान ले एक पार्टनरशिप फर्म होता और उसका बुक्स क्लोज करना होता, तो भी यही तरीका है। रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, यहाँ पे जो कैपिटल बना है वहां पे पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, क्योंकि एक से ज्यादा ओनर है जो क्लोज हो रहा बिजनेस उसमें। आया ना? हाँ। और न्यू फर्म अकाउंट वहां पे भी बनेगा। आया ना? जब अपन कन्वर्जन करेंगे ना तब भी सेम कंसेप्ट लागू होगा, खाली उसमें कुछ चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ती, तो वो उसमें देखेंगे। सर फटेगा अभी। एक काम करते हैं सर, अब मत पढ़ाओ, आपको हेडेक हो जाएगा। मेरे को पढ़ाने से हेडेक नहीं हो रहा है रे, यहाँ पे इतना ज्यादा आवाज आ रहा है, वो काम चल रहा है ऊपर, वो
क्या कौन सी मशीन? ड्रिल मशीन क्या बोलते हैं इसको? ड्रिल मशीन नहीं है, लेकिन ये वो ब्रेकर, हैमर, वो इलेक्ट्रिकल हैमर, ऊपर वो पूरा खोद रहे बिल्डिंग में तो। अरे ऊपर के फ्लोर पे चल रहा है। कैसे पड़ेगा? ये साइड में चल रहा है। तो सर पे नहीं पड़ेगा। नहीं, एक तो बेचारा अकेला आदमी कर रहा है वो पूरा, और उसमें भी मतलब एजेड है बहुत। मैं बोलने उनसे बात करने गया तो चिड़चिड़ कर रहे थे मेरे ऊपर ऑलरेडी। सर लेक्चर अपलोड कर दो, अभी तक नहीं हुआ है। अरे वो बीच में नहीं गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर 29 या 27 कुछ तो। हाँ। रेगुलर क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्रिकी था कुछ तो। अब हमें भी आ रही है थोड़ी थोड़ी आवाज। अच्छा, ऋषिकेश बोल रहा है हमको भी थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। अभी आ रही क्या? सोम, सोम भी बोल रहा है हाँ आ रही है। तो अभी आ रही क्या? अभी? सोहम बोल रहा है आ रही है, ऋषिकेश बोल रहा है नहीं आ रही। दीप बोल रहा बहुत आ रही है सर। हाँ, सोहम बोल रहा है बहुत ज्यादा आ रही। वो एक ऐसा, जब ये एक इस पे से भी एक रील याद आ गई। वो एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, और वाइफ है ना हस्बैंड के सारे दोस्तों को फोन करती है और पूछती कि हस्बैंड कहाँ है। हस्बैंड उसके सामने ही बैठा रहता है। लेकिन दोस्तों को, एक दोस्त को फोन लगाती, बोलता है ना करके, मैं अभी देता हूँ उसको फोन। दूसरा बोलता है कि वो दूसरे फोन पे बात कर रहा है, अभी देता हूँ उसको फोन, उसको कॉल बैक करने को बोलता हूँ। तीसरे को फोन लगाती है, बोलते बोलते हैं कि उसको मतलब है मेरे साथ में ही है, मैं उसको दे रहा फोन और खुद उसके आवाज में बात करता। आप बोल ना करके क्या काम है। ये वैसा हो गया इनकी chat में। एक बोल रहा आ रही, एक बोल रहा बहुत आ रही, एक बोल रहा नहीं आ रही। अर्पित भी, अर्पित तू है कह रहे। नहीं चलो, रुकते हैं अपन आज, रुकते रुकते नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन भी पूरा ठीक से नहीं हो पाएगा, और ज्यादा टाइम लग रहा है एक एक क्वेश्चन करने को भी। अभी पता है 2 घंटा हो गया। 12ला मी आलोच पाहुणे एकला। 1 बजे चालू हुआ था लेक्चर, और 12 बजे तो विपुल सर ने छोड़ा रहेंगे ना रे तुमको, फिर ब्रेक लिया तुमने। हाँ हाँ, छोड़ दिया रे ऑनलाइन वालों, छोड़ दिए, नहीं ले रहा हूं मैं, बंद कर रहे। कल मॉर्निंग और इवनिंग के लेक्चर में अपन इसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना? अरे क्या करे अभी, अपने बीच में कुछ ना कुछ तो आते ही रहता है यहाँ पे। दीप बोल रहा है इतनी जोर की आवाज है कोथरूड तक सुनाई दे रही है। चलो भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एंजॉय योर वीकेंड।